नमस्कार। मेरा नाम चिंटू है और मैं अंजुबित सिंह कॉलेज में विक्रमगंज में राजनीतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस पार्ट सेकंड का है, जिसमें एक पेपर है तुलनात्मक शासन एवं राजनीति। तो तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो दो चार चीज़ें जो हैं हमारे दिमाग में घूमती है जब तुलनात्मक शासन एवं राजनीति की बात करते हैं। वो पहली ये है कि तुलनात्मक शासन एवं राजनीति की ज़रूरत क्यों पड़ी और हम किस आधार पर तुलना करेंगे और तुलना की क्या वैज्ञानिकता है, साइंटिफिसिटी क्या है, और तुलनात्मक राजनीति की हमारे समाज में क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, इसकी उत्पत्ति कैसे हो, इसका विकास कैसे हुआ। इन तमाम विषयों के साथ तुलनात्मक अध्ययन के विभिन्न प्रकार के जो उपागम हैं उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि ट्रेडिशनल जो उपागम है, जो परंपरागत दृष्टिकोण है राजनीतिक तुलनात्मक राजनीति और शासन को पढ़ने का, या फिर जो आधुनिक उपागम है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि हम तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत और आधुनिक उपागम के बारे में बात करें, हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो पहली बात ये है कि बहुत सारे साइंटिस्ट में, वैज्ञानिकों में, इंटेलेक्चुअल सेक्शन में एक बात पर बहुत बड़ी डिबेट थी कि सामाजिक विज्ञान को हम विज्ञान कह भी सकते हैं या नहीं, और सामाजिक विज्ञान को विज्ञान कहने के क्या आधार हैं। क्योंकि नेचुरल साइंसेस जो हैं वो तो लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, वेरीफाई होते हैं, और उसका जो है साइंटिफिसिटी होती है, उसकी वस्तुनिष्ठता होती है, तो वो जो है साइंस है इस आधार पर। लेकिन राजनीतिक विज्ञान में, सोशल साइंसेस में इस तरह की कोई लेबोरेटरी नहीं है जिसमें हम रिसर्च करते हैं और जिसमें हम बार बार टेस्ट करते हैं और टूल्स का प्रयोग करते हैं। इस तरीके का तो है नहीं। तो हमारा सामाजिक विज्ञान जो है वो विज्ञान कैसे हुआ। तो इन तमाम सारे डिबेट्स के बाद जो है राजनीतिक विज्ञान और ख़ासकर जब हम तुलनात्मक राजनीति की बात करते हैं, जो कि राजनीतिक विज्ञान का ही एक शाखा है और बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा है, जिसका जो विकास हुआ वास्तव में विकास इसका हम पाते हैं कि प्राचीन काल से ही हो गया था। प्राचीन काल में जब एरिस्टोटल ने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उसके बाद संविधानों को, देश भर के संविधानों को 3 वर्गों में बांटा, उसमें हम देखते हैं कि तुलनात्मक राजनीति की शुरुआत हो चुकी थी। उसके बाद हम पुनर्जागरण काल में देख पाते हैं कि किस तरीके से मैकियावेली के प्रिंस में तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन पर विशेष बल दिया गया। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो मॉन्टेस्क्यू को पढ़ेंगे, और मॉन्टेस्क्यू जो है उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज में भी मॉन्टेस्क्यू ने जो है राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन पर विशेष एक योगदान हम लोगों को प्रदान किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजनीति का तुलनात्मक विकास जो हुआ वो वास्तव में एकाएक नहीं हुआ, बहुत धीमी गति से इसका विकास हो रहा था। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तक जो है काफ़ी धीमी गति से तुलनात्मक शासन एवं राजनीति का विकास हम देखते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कालांतर में हम देख पाते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का विकास जो है अपने उफान पर था। और ख़ास करके 50s और 60s के दौर को हम कह सकते हैं कि तुलनात्मक राजनीति एवं शासन के विकास का एक गोल्डन पीरियड माना जाता है, यानी स्वर्णिम काल माना जाता है। इस समय बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स ने तुलनात्मक राजनीति के विकास में अपना अपना योगदान दिया। अब जो हम बात करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागम कौन कौन से हैं, तो मुख्य तौर पे हम 2 उपागम के बारे में अध्ययन आज के विषय का केंद्र रहेगा। पहला जो है ट्रेडिशनल यानी परंपरागत
दृष्टिकोण और दूसरा जो है आधुनिक। तो परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, परंपरागत दृष्टिकोण में ऐसी क्या सीमाएं या कमियां आ गई थी जिसकी वजह से हमको आधुनिक दृष्टिकोण की ओर जाना पड़ा, इसके ऊपर हम विस्तार से थोड़ा चर्चा करते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण की जहाँ तक बात है, उसकी खास जो विशेषताएं हैं, उसमें पहली विशेषता ये है कि वो तुलनात्मक नहीं मानी जाती, वर्णनात्मक थी, यानी एक्सप्लेनेटरी थी। कोई भी चीज़ जो है हम उसका वर्णन ही करते थे। स्टेट की विभिन्न शाखाओं, उसके कार्यों, उनकी संरचनाओं के बारे में जो है हम अध्ययन करते थे और वर्णन मात्र करते थे, उसको डिस्क्राइब मात्र करते थे, उसका विश्लेषण हम नहीं करते थे। तो पहली बात ये थी। तो इसका मतलब नॉन कंपैरेटिव था। परंपरागत जो दृष्टिकोण था वो डिस्क्रिप्टिव था और नॉन कंपैरेटिव था। तो दूसरा जो विशेषता है परंपरागत दृष्टिकोण का, वो ये है कि इसमें नैतिकता का, मूल्य का, फॉर्मेलिटी का विशेष योगदान था और इसको जो है नॉर्मेटिव माना जाता है, निर्देशात्मकता इसमें ज़्यादा था। एक और जो इसकी विशेषता है वो ये है कि परंपरागत दृष्टिकोण जो था वो काफ़ी संकुचित था, पैरोकियल था, यानी इसमें विशेष तौर पे कुछ देशों, फर्स्ट वर्ल्ड के देशों को ही लिया गया था और थर्ड वर्ल्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ को इसमें शामिल नहीं किया गया था। बहुत सारे जोग्राफिकल लोकेशन के कंट्रीज़, उनकी विशेषताओं को इसमें शामिल नहीं किया गया था। एक और जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें उसका विशेषता ये है कि एथनोसेंट्रिक था। विशेषता क्या है, इसकी सीमाएं भी हम कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण की सीमा थी कि ये एथनोसेंट्रिक था। एथनोसेंट्रिक का मतलब कि हम जो जिसको अपनी खूबी को बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात। यूरोसेंट्रिक था, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ को इसमें तुलनात्मक अध्ययन का केंद्र, उनके संसाधनात्मक पद्धति हो या उनकी जो संरचना थी या संविधान थे, उसके बारे में ही तुलना किए गए थे। एक और जो खास विशेषता हम देख पाते हैं परंपरागत दृष्टिकोण की, कि उसमें जो है खास तौर पे कोई साइंटिफिसिटी या वैज्ञानिकता या कोई व्यवस्थित अध्ययन हम उसमें नहीं देख पाते। तो इस तरह की कुछ सीमाएं थी परंपरागत दृष्टिकोण में, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में खासतौर पे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स का एक मूवमेंट हुआ तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के क्षेत्र में, और उन लोगों ने ये सोचा, उन लोगों ने ये माना कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को हमें विस्तार देना पड़ेगा, नया स्वरूप देना पड़ेगा, उसमें नई चीज़ें शामिल करनी पड़ेगी, उसकी वस्तुनिष्ठता को बढ़ाना होगा, उसकी साइंटिफिसिटी यानी वैज्ञानिक आधार प्रदान करना पड़ेगा और इसको और ब्रॉड कैसे बनाया जाए उसके ऊपर इनकी चिंता थी। तो जो आधुनिक दृष्टिकोण है वास्तव में उसमें खास तौर पे बिहेवियरलिज्म यानी कि व्यवहारवादी सिद्धांत आता है, और व्यवहारवादी सिद्धांत में हम देख पाते हैं कि डेविड ईस्टन का एक महत्वपूर्ण रोल रहा, जिसमें उन्होंने सिस्टम थ्योरी जो दिया हम लोगों को, इनपुट आउटपुट वाला सिद्धांत जो दिया। तो सिस्टम अप्रोच के बारे में हम लोग मॉडर्न दृष्टिकोण में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो कि ऑलमंड एंड पावेल का था। इसके अलावा हम देखते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण में कुछ और भी विशेषताएं थी, जिसमें न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, जिसमें रैशनल चॉइस थ्योरी वगैरह, इन सबको शामिल किया गया। अब आधुनिक दृष्टिकोण की खास विशेषताएं क्या थी और वो परंपरागत दृष्टिकोण से कैसे भिन्न थी? वो भिन्न इस तरीके से थी कि आधुनिक दृष्टिकोण में वैज्ञानिक सोच को और एक व्यवस्थित स्टडी को ज़्यादा महत्व दिया गया, और वैज्ञानिक जो पद्धति थी वो एक विश्लेषणात्मक पद्धति और वस्तुनिष्ठता, और किस तरीके से जो तुलनात्मक राजनीति और शासन एक विषय है, उस विषय को किस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी बनाया जाए, अंतर अनुशासनात्मक बनाया जाए, ताकि विभिन्न तरह की विशेषताओं को हम
तुलनात्मक शासन एवं राजनीति में शामिल करें और इस एरिया को और कैसे ब्रॉड करें, है ना। तो इसके अंतर्गत हम देख पाते हैं कि और भी बहुत सारे लोगों ने, डेविड ईस्टन के अलावा भी बहुत सारे दूसरे लोगों ने भी योगदान दिया, जैसे कि सिडनी वर्वा, आमंड पावेल, लुसियन पाई, इन तमाम सारे लोगों ने विशेष तौर पे आधुनिक दृष्टिकोण के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन ये जो आधुनिक दृष्टिकोण था, जिसके अंतर्गत हम व्यवहारवादी सिद्धांत को पाते हैं, ये व्यवहारवादी सिद्धांत भी कुछ समय बाद जो है इसकी भी कुछ सीमाएं हमारे सामने देखने को मिलने लगी। तो उन सीमाओं का खुद ही खंडन डेविड ईस्टन ने किया और एक और नई प्रणाली सोच की आई, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी उत्तर व्यवहारवाद का सिद्धांत। तो उत्तर व्यवहारवादी जो अप्रोच है, जो सिद्धांत है, उसकी भी कुछ खास विशेषताएं थी। तो पोस्ट बिहेवियरल जो थॉट था, उसमें लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम केवल और केवल जो है फैक्ट्स पे ध्यान दें, साइंटिफिसिटी पे ध्यान दें, केवल और केवल वस्तुनिष्ठता पे ध्यान दें। इस तरीके से हम किसी भी समाज को बेहतर तरीके से सोच नहीं पाएंगे और समाज का अध्ययन अच्छे तरीके से कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम समाज में जो वैल्यू सिस्टम है उसको भी महत्व दें। समाज में जो कल्चर है, जो अलग अलग तरह के रीति रिवाज कल्चर, उन लोगों को समझे बिना, उसका अध्ययन किए बिना हम समाज का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। और दूसरा जो था कि विशेषता ये थी पोस्ट बिहेवियरलिज्म की कि इसको ह्यूमन सेंट्रिक बनाया गया, यानी कि मनुष्य को इसमें केंद्र में रखा गया था। ट्रेडिशनल जो उपागम था, उसमें जो स्टेट था, स्टेट का जो अलग अलग संरचनाएं थी, स्टेट का जो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सारी संरचनाओं को फोकस करके कोई भी स्टडी किया जाता था। लेकिन पोस्ट बिहेवियरलिज्म में हम देख पाते हैं कि मनुष्य को केंद्र में रखकर तुलनात्मक अध्ययन की कोशिश की गई। इसकी एक खास विशेषता और थी कि स्टेटस को की जगह पे एक चेंज ओरिएंटेड हम इसको देख पाते हैं। पोस्ट बिहेवियरलिज्म में जो था कि कोई भी चीज़ जो स्टेटस को बनी हुई है, बनी बनाई यथावादी जो चीज़ें हैं एज इट इज़, उसको ना रख के उसमें कुछ नवीनता लाई जाए, उसमें कुछ सुधार लाया जाए, उसमें कुछ नए तत्व जोड़े जाए, उसमें कुछ नए खोज जोड़े जाए, और अगर कुछ पुराने तत्व हैं और नए समाज के अकॉर्डिंग उसको चेंज की ज़रूरत है, तो उसमें उसको चेंज ओरिएंटेड बनाया जाए। और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही मेथड्स को अपनाया गया और दोनों ही मेथड्स को अपना के एक बेहतर सिद्धांत को प्रस्तुत करने की कोशिश हुई। तो आज का जो हमारा मुख्य जो भाग थे, उसमें हमने परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण पर विशेष महत्व दिया। आगे के लेक्चर में जो है हम पोस्ट बिहेवियरलिज्म के बारे में और डेविड ईस्टन के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। आज के क्लास की जो समाप्ति यहीं पर करते हैं।